हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 5 की, जिसकी हेडिंग क्या है, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग से आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके पहले ये थ्योरी क्लास करते हैं, उसके बाद में हम एमसीक्यूज की अलग से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली जंप करते हैं हम टॉपिक पे। पहला टॉपिक हमारा क्या है कि बार्टर सिस्टम क्या है। यहां से कोई ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बार्टर सिस्टम है क्या। बार्टर सिस्टम का मतलब हो गया कि कोई एक कमोडिटी है, ठीक है, सपोज कमोडिटी है गोट, ठीक है, और कोई एक सेकंड पर्सन और है, उसके पास सेकंड कमोडिटी है, वो क्या है, वो है उसके पास कैमल। ठीक है, अब प्राइसेस के हिसाब से क्या हो रहा है कि एक कैमल की वैल्यू क्या है, 3 गोट्स के इक्वल है सपोज। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन कब कंप्लीट होगा, जब कोई ऐसा व्यक्ति हो एक जिसको 3 गोट सेल करनी हो, और दूसरा पर्सन हो उसके पास एक कैमल हो और वो एक कैमल सेल करना चाह रहा हो और उसको 3 गोट्स परचेज करनी हो। यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पर्सन फर्स्ट है, उसको 3 गोट सेल करनी है और इन रिटर्न उसको कैमल परचेज करना है। सेकंड पर्सन के लिए भी सेम यही कंडीशन चाहिए। तो ये कंडीशन रेयर ही होती है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स कर पाना आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। किसी टाइम में जब मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, उस टाइम पे ऐसे ट्रांजेक्शन जरूर होते थे। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोमोडिटी टू कोमोडिटी इकोनॉमी। ठीक है, ये है बार्टर सिस्टम की, किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का विनिमय हो रहा है। ठीक है, अब देखो मनी इवॉल्व हुई तो मनी क्या क्या फंक्शन प्ले कर रही है आज के टाइम में, वो सब देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मनी की डेफिनेशन क्या है। मनी क्या है, एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा मीडियम है जो हमें एक्सचेंज फैसिलिटेट करता है। प्राइमरीली क्या करता है, एक्सचेंज फैसिलिटेट करता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक कमोडिटी C1 है, अगर हमारे पास गोट है, तो उसको हम सेल करके रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उन्हीं रुपीज से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें केमल परचेज करने तो वो हम कर सकते हैं। हमें अब किसकी जरूरत नहीं है, ऐसे दूसरे पर्सन की जरूरत नहीं है जिसको गोट परचेज करनी हो और केमल सेल करना हो। यानी कि डबल कोइंसिडेंस, दोनों साइड से जो कोइंसिडेंस होना चाहिए उसकी हमें जरूरत नहीं है। और बार्टर सिस्टम का एक ड्रॉबैक भी है कि वहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, वो इजीली नहीं अवेलेबल हो पाता। ठीक है, अब देखते हैं बाकी फंक्शन क्या क्या है मनी के। देखो प्राइमरी फंक्शन अगर पूछा जाता है तो सिर्फ आपको 2 फंक्शन बताते हैं, नाम याद कर लेना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और यूनिट ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या बताया कि एक कमोडिटी है, उसको सेल करके रुपीज में कन्वर्ट करो, उसी रुपीज से दूसरी कमोडिटीज आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, यूनिट ऑफ वैल्यू देखो, आपके पास लैंड भी है और आपके पास एक कार भी है। ठीक है, अब उनकी वैल्यू आप कैसे डिटरमाइन करोगे, किसकी टर्म में डिटरमाइन करोगे, आप डिटरमाइन करोगे मनी के टर्म में। यानी कि किसी कमोडिटी की अगर वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है तो हमें मनी काम में लेना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक मनी में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक क्या पता चलेगा कि वो कार हमारी कितनी वैल्यू की। अगर हमें पता है कि वो 10 लाख की है तो ही हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो 10 लाख वैल्यू पता करने के लिए हम किसको काम में ले रहे हैं, मनी को। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देखो कोई ऐसा केस हो कि कोई एक इंडिविजुअल है, उसको एक कमोडिटी आज सेल करनी है, ठीक है, और सामने वाला है वो पेमेंट आज नहीं करेगा, 15 डेज के बाद करेगा। सपोज एक साइड में मिल्क है, तो मिल्क को 15 दिन बाद में तो पेमेंट नहीं किया जा सकता। अगर बार्टर सिस्टम की बात करें तो वो तो पेमेंट फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करेंगे कि अगर 15 दिन बाद में हमें कोई पेमेंट करना है तो इस मिल्क को हम कन्वर्ट कर लेंगे रुपीज में, और फर्दर डेट पे यानी फ्यूचर डेट पे जो पेमेंट कर रहे हैं उसी को डेफर्ड पेमेंट कह रहे हैं बस। ठीक, तो फ्यूचर डेट पे अगर पेमेंट करना है तो हमें क्या काम में लेना पड़ेगा, मनी को। ये हमारा क्या है, सेकेंडरी फंक्शन। दूसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो अगर आपके पास कोई कमोडिटी है, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, वेजिटेबल है आपके पास, ठीक है, अब वेजिटेबल को आप लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, तो उसको आप स्टोर कैसे करोगे, आज वेजिटेबल को सेल करो, जो रुपीज आए उसको आप स्टोर कर सकते हो लंबे टाइम तक। यानी कि किसी कमोडिटी की वैल्यू को अगर स्टोर करना है तो हमें क्या काम में लेना है, मनी को। अब है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। सपोज आपको आपका एक जगह पे कोई फ्लैट है, ठीक है, वो आपको दूसरी जगह पे यहां से सेल करना है
और दूसरी जगह पे आपको उसको बाई करना है, तो लैंड को तो आप मूव तो नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लैंड को या फिर आपका जो फ्लैट है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज में, यानी कि वैल्यू अगर हमें यहां से यहां ट्रांसफर करनी है तो हमें मीडियम क्या लेना पड़ेगा, रुपीज को, ठीक है। और उसके बाद में बाकी फंक्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज जितनी जनरेट हुई हैं, ये तो है नहीं कि सभी को गुड्स एंड सर्विसेज इंडिविजुअली हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, तो हम क्या करते हैं उनको इनकम की फॉर्म में, यानी कि जैसे हम ओल्ड एज पेंशन या फिर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम का एक एग्जांपल है, ठीक है। और चौथा है लिक्विडिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ वैल्यू। देखो अगर आप कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर मैं कहूं कि 1 कार इज इक्वल टू 1 फ्लैट इन जयपुर इज इक्वल टू 1000 गोट्स। अब ऐसे अगर सारे ट्रांजैक्शन लिखे जाए तो ट्रांजैक्शन इजीली फैसिलिटेट करना नहीं पॉसिबल है, तो हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू है उसको एक यूनिफॉर्म टर्म में यानी कि रुपीज में कन्वर्ट कर दो। आप बता दो कि कार 10 लाख की है, एक फ्लैट है वो भी 10 लाख का है, और 1000 गोट्स हैं वो भी हमारी 10 लाख है। अब हम पता कर सकते हैं, कंपैरिजन किया जा सकता है, ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट किया जा सकता है, ठीक है। लिक्विडिटी क्या है कि जैसे ही हम आगे देखेंगे कि कभी क्या होता है कि मनी सप्लाई को हमें इंक्रीज करना होता है, लिक्विडिटी मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करना ही है, ठीक है। कभी हमें मनी सप्लाई को डिक्रीज करना पड़ता है और उसकी वजह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी कंट्रोल किया जाता है, जो कि सेंट्रल बैंक का एक प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। तो वो भी फैसिलिटेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, रुपीज या फिर मनी की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और अदर फंक्शन। प्राइमरी पूछा जाता है तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और यूनिट ऑफ वैल्यू, ईवी से याद रखना, ठीक है, पीईवी प्राइमरी, उसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज और यूनिट ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन है उसमें डेफर्ड पेमेंट का, स्टोर ऑफ वैल्यू का और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है कि ड्रॉबैक क्या है बार्टर सिस्टम के। देखो जो जो मनी के फंक्शंस हैं वो सारे के सारे ड्रॉबैक हो जाएंगे बार्टर सिस्टम के। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जरूरी नहीं है कि एक आदमी को जो सेल करना हो दूसरे आदमी को उसी टाइम को परचेज करना हो, तो ये एक ड्रॉबैक होगी। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू मनी की टर्म में तो कर सकते हैं लेकिन बार्टर सिस्टम में नहीं किया जा सकता। इनडिविजिबिलिटी यानी कि अगर देखो कैमल गोट वाला एग्जांपल फिर से लेते हैं, अब अगर कोई ऐसा आदमी हो उसके पास 3 गोट्स की जगह एक ही गोट हो, उसको एक ही गोट सेल करनी है, तो कैमल का 1/3 पार्ट दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, ठीक है। यानी कि इनडिविजिबिलिटी, कुछ गुड्स ऐसी हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और जब तक डिवाइड नहीं कर सकते तब तक ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर डेट पे आपको कोई पेमेंट करना है वो नहीं कर सकते, और वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है उसी तक आप कुछ गुड्स को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक छोटा सा डिफरेंस कि फुल बॉडीड मनी क्या है और क्रेडिट मनी क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या आए थे हमारे पास, कॉइन्स आए थे। अब जो कॉइन्स इश्यू किए जाते थे, सपोज 10 रुपीज का कोई कॉइन इश्यू हो रहा है और वो कॉइन बना हुआ है हमारा सिल्वर का, सपोज, ठीक है। तो जो कॉइन इश्यू किया जाता था उसमें जो सिल्वर की अमाउंट होती थी वो भी 10 रुपीज के इक्विवेलेंट ही थी, यानी कि कॉइन है उसकी जो फेस वैल्यू यानी कि उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है वो भी उतनी ही है, और उसके अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है वो भी 10 रुपीज का ही है। तो फुल बॉडीड मनी यानी कि जितनी अमाउंट का सिल्वर है उतनी ही उसकी फेस वैल्यू, यानी कि 10 रुपए का सिक्का है तो उसमें 10 रुपए की चांदी लगी हुई है, ठीक है। तो ये तो थे हमारे फुल बॉडीड मनी। उसके बाद में आया क्रेडिट मनी। अब देखो 10 रुपीज का कोई नोट है, ठीक है। अब उसको मैन्युफैक्चर करने में, प्रोड्यूस करने में कितने रुपए लगे होंगे, कुछ पैसों में वो नोट बन के तैयार हो गया, लेकिन उसकी फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपीज है, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई गवर्नर का लिखा हुआ है मैं धारक को 10 रुपए देने अदा करने का वचन देता हूँ, ठीक है। तो ये आरबीआई का जो गवर्नर है उसके सिग्नेचर होने की वजह से उसकी वैल्यू क्या होगी, 10 रुपीज, और वैसे उसकी वैल्यू क्या है, कुछ पैसे ही, ठीक है। वैसे 2000 का नोट है, अब उसकी फेस वैल्यू तो क्या है, उतनी अमाउंट रहेगी, हो सकता है कुछ पैसे इंक्रीज हो जाए अगर सिक्योरिटी की वजह से देखें तो, ठीक है। तो क्रेडिट मनी हमारी क्या है, ऐसी मनी जिसकी मनी वैल्यू या फिर फेस वैल्यू है वो कमोडिटी की वैल्यू, कमोडिटी की वैल्यू क्या है, पेपर की वैल्यू क्या है, उसमें कुछ पैसे, और
बाकी देखें मार्केट में तो 10 रुपीज के इक्विवेलेंट वो हमारे वर्क कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा फॉर्म्स ऑफ मनी। देखो पिछले चैप्टर में यानी कि यूनिट नंबर 3 में हमने क्या देखा था कि स्टॉक वेरिएबल वो होता है जिसको एट ए पॉइंट ऑफ टाइम हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, यानी एक फिक्स डेट पे हम मेजर कर रहे हैं। तो मनी को भी हम वैसे ही मेजर करते हैं कि एक फिक्स डेट पे लोगों के पास कितने पैसे हैं, ठीक। अब देखो फिएट मनी क्या है और फिडुशियरी मनी क्या है। फिएट का लिटरल मीनिंग होता है लॉ, यानी कि कानून की हेल्प से जो मनी इश्यू की जाती है। कानून की हेल्प से या तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू कर सकती है या फिर आरबीआई, यानी कि कॉइन्स, जितने भी कॉइन्स हैं प्लस 1 रुपये का जो नोट है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू करती है, बाकी सारे नोट हैं वो सारे के सारे कौन इश्यू करती है, हमारी आरबीआई, ठीक है। कॉइन्स की मिंटिंग होती है और नोट्स हैं उनकी प्रिंटिंग होती है, ठीक है। फिडुशियरी मनी क्या है, फिडुशियरी का मतलब होता है ट्रस्ट। जैसे चेक अगर इश्यू किया जाता है तो जो चेक रिसीव कर रहा है या फिर जो चेक दे रहा है उन दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट है, उसकी वजह से वो ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो फिएट फिडुशियरी मनी में क्या आएगा कि ऐसी मनी जो एक्सेप्ट की जाती है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे। और फिएट मनी क्या है, जिसको लॉ यानी कि कानून की हेल्प से इश्यू किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि हमने देख लिया कि मनी सप्लाई है वो एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, स्टॉक वेरिएबल है, ठीक है। तो अब उसको मेजर कैसे कर सकते हैं, 4 टाइप्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, उन चारों को हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला है M1 यानी कि मनी सप्लाई को मेजर करने का पहला तरीका क्या है, C प्लस DD प्लस OD। C क्या है, कितने कॉइन्स है लोगों के पास, प्लस पेपर नोट्स, ठीक है। करेंसी में दोनों आ गए, कॉइन्स प्लस पेपर नोट्स। DD यानी डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। और ओडी हो गई अदर डिपॉजिट। अब इनके कंपोनेंट क्या क्या है, देखो डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या आता है, आरबीआई के पास किसकी डिपॉजिट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पीएफआई क्या होती हैं, ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो लोन के लिए लोन प्रोवाइड करती हैं डेवलपमेंट पर्पज के लिए। जैसे नाबार्ड है, ये क्या करती है, रूरल डेवलपमेंट के लिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो रूरल डेवलपमेंट के लिए ये लोन प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ डिमांड डिपॉजिट किसकी आएगी, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक। कोई दूसरी कंट्री की अगर सेंट्रल बैंक डिपॉजिट कर रही है डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में, वो भी इस डिमांड डिपॉजिट में आएगी। और क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। इन दोनों को हम ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेटन वुड्स जगह है वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसकी वजह से हम इनको ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, ठीक है। तो इनकी डिमांड डिपॉजिट भी हमारे पास आएंगी, कौन कौन सी हो गई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की डिमांड डिपॉजिट्स, और डिमांड डिपॉजिट्स किसकी होगी, हमारी फॉरेन सेंट्रल बैंक्स की, और डिमांड डिपॉजिट्स होगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये क्या करती हैं, आईएमएफ तो देती है डेवलपमेंट पर्पज के लिए लोन, और वर्ल्ड बैंक भी डेवलपमेंट पर्पज के लिए देती है। आईएमएफ के लोन है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है उसको रिकवर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि अदर डिपॉजिट्स हैं, यानी कि आरबीआई के पास बाकी डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट्स के अलावा आ रही है, उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। अगर गवर्नमेंट कोई डिमांड डिपॉजिट या अदर डिपॉजिट कर रही है आरबीआई के साथ, वो इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा जो हमारी बैंकिंग सिस्टम है, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, जितनी भी बैंक्स हैं, ये अगर आरबीआई में कुछ डिपॉजिट करती है वो हमारा M1 में नहीं आएगा, या ओडी में अदर डिपॉजिट्स में नहीं आएगा, ठीक है। ये है हमारा M1, C प्लस DD प्लस OD, ओके। नेक्स्ट है M2। M2 में क्या करना है आपको, M1 ऑलरेडी यानी कि आपके पास C प्लस DD प्लस OD तो ऑलरेडी है ही, उसके अलावा डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, यानी कि M2 को जब इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम पे पोस्ट ऑफिस में खूब सारी सेविंग्स थी, तो पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग्स है उनको अलग से काउंट करने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो M1 में क्या इंक्लूड करना है, डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट के अलावा जो डिपॉजिट्स हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में, ठीक है। अब M1 और M2 है, इन दोनों को कहा जाता है नैरो मनी, क्योंकि ये कुछ एक सिलेक्टेड सेक्टर है उन्हीं को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। M1 और M2 को नैरो मनी कहा जाता है, आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। और ब्रॉड मनी में क्या आएगा, M3 और M4। देखो M3 में क्या है, M1 प्लस, आपको याद रखना है यहाँ पे M2 मत कर देना,
M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कॉमर्शियल बैंक्स। टाइम डिपॉजिट क्या होती है, देखो हमारी एफडी होती है ना, 1 ईयर के लिए हम एफडी करवा रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं, उसी को टाइम डिपॉजिट कहते हैं। तो टाइम डिपॉजिट्स हैं उन्हीं को हमें लेना है, ठीक है। और M4 क्या है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है उसके अलावा पोस्ट ऑफिस में जितनी भी डिपॉजिट्स होती है, जैसे प्रोविडेंट फंड है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट की डिपॉजिट्स हैं, वो सारी डिपॉजिट्स हम ले रहे हैं, ठीक है। तो M1 M2 M3 M4 को बहुत अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है एक छोटा सा टॉपिक कि नेट डिमांड डिपॉजिट क्या होती है और ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट क्या होती है। सपोज टोटल डिपॉजिट्स हैं 1000 रुपीज की, अब उसमें से क्या है कि 100 रुपीज की जो डिपॉजिट्स है वो क्या है, एक कॉमर्शियल बैंक से दूसरी कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट्स हैं, यानी कि SBI PNB में डिमांड डिपॉजिट करवा रही है, तो उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। इंटर बैंक डिमांड डिपॉजिट्स हैं उनको इंक्लूड नहीं करना है, किस में, नेट डिमांड डिपॉजिट्स निकालने में। तो देखो नेट डिमांड डिपॉजिट्स क्या हो जाएंगी, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस इंटर बैंक माइनस इंटर बैंक डिपॉजिट्स। इंटर बैंक डिपॉजिट्स को आपको क्या कर देना है, माइनस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। टर्म डिपॉजिट यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के लिए हम डिपॉजिट करवाते हैं, और उस पर इंटरेस्ट रेट है वो हायर भी रहता है डिमांड डिपॉजिट से, ठीक है, और फिक्स इंटरेस्ट रेट हमें मिलता है। स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हो गई। डिपॉजिटर्स कैन नॉट विड्रॉ मनी इन ए फिक्स डिपॉजिट एज एंड व्हेन नीडेड, उसको कुछ टाइम, ये नहीं है कि डिमांड डिपॉजिट को आप बहुत इजीली मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट को उतना इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद में टर्म डिपॉजिट है, उस पर आप कोई भी चेक इशू नहीं कर सकते आए। और जो डिमांड डिपॉजिट है उनके दो टाइप है, कौन कौन से, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, और इन दोनों पे आप क्या कर सकते हो, चेक इशू कर सकते हो। तो ये डिफरेंसेस हैं हमारे टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सप्लाई ऑफ मनी, कि कौन सप्लाई करता है इकोनॉमी में और कैसे सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। देखो सप्लाई ऑफ मनी, स्टॉक वेरिएबल है, तो टोटल स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई हेल्ड बाय पीपल ऑफ ए कंट्री एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। यही हमने देखा था स्टॉक और फ्लो वेरिएबल के डिफरेंस में। ये एग्जांपल भी आपको याद रखना है कि मनी सप्लाई इज ए स्टॉक वेरिएबल। कौन कौन सप्लाई कर सकता है मनी, एक तो सेंट्रल बैंक RBI है, वो करेंसी को प्रिंट करके। कॉमर्शियल बैंक्स भी सप्लाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। और गवर्नमेंट है वो कॉइन्स की मिंटिंग प्लस 1 रुपये का जो नोट है उसको प्रिंट और सप्लाई कर सकती है। अब RBI क्या अनलिमिटेड मनी सप्लाई कर सकती है, यानी कि सभी को पैसे दे दें सारे अमीर हो जाएंगे एक ही दिन में, तो क्या ऐसा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्फ्लेशन आ सकता है। तो किस बेसिस पे RBI करेंसीज है उसको प्रिंट करती है, तो मिनिमम रिजर्व को हमने अडॉप्ट किया है। उसमें क्या करना है कि RBI 200 करोड़ रुपीस के इक्विवेलेंट सिक्योरिटीज प्लस मनी को रखेगी। सिक्योरिटीज क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एक बॉन्ड की तरह, जो FD का डॉक्यूमेंट है वैसे ही एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो 200 करोड़ है, उसमें से 115 करोड़ है वो तो उसको रखना है मनी की फॉर्म में, यानी कि करेंसी में, और बाकी बचे हुए 85 करोड़ रुपीज हैं उनको वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या जो मैं बता रहा हूँ FD जैसा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम आगे देखेंगे, उसकी फॉर्म में रखा जा सकता है। आप तो इतना याद रख लो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसकी फॉर्म में रखा जा सकता है 85 करोड़ रुपीस को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि मनी, बैंक मनी क्या होती है और हाई पावर्ड मनी क्या होती है। बैंक मनी से डायरेक्टली हमें समझ में आ रहा है कि कॉमर्शियल बैंक्स में जितनी लोगों की डिमांड डिपॉजिट्स हैं, यानी जिन पे चेक इशू किया जा सकता है, जो कॉमर्शियल बैंक्स के साथ हैं, उनको हम क्या कहेंगे, बैंक मनी। हाई पावर्ड मनी में क्या क्या था, देखो करेंसी हो गई, वॉल्ट कैश ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, यानी कि अगर कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास 1000 रुपीज की डिपॉजिट आई, उन्होंने क्या किया 900 रुपीज है वो वापस लोन की फॉर्म में सर्कुलेट कर दिए, तो जो 100 रुपीज बचे वो उनके वोल्ट कैश यानी उनके खुद के पास पड़े हैं,
वो भी इंक्लूड होगा, यानी कि एक तो करेंसी होगी जो पब्लिक के पास है, प्लस क्या हो गया कि जो वोल्ट कैश है कॉमर्शियल बैंक्स का, और तीसरा है कि कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको कुछ परसेंटेज जो भी उनके पास जैसे 1000 रुपीज आई है तो उसका 1%, सपोज 10% है, वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होता है। तो कैश रिजर्व्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई, यानी कि जो ये 100 रुपीज हैं 1000 के हिसाब से देखें तो ये 100 रुपीज भी ऐड होंगे, उसके अलावा 900, अगर इनको ये 800 हो गए सपोज और ये हो गए 100, तो ये पूरे के पूरे हमारे किस में आएंगे, हाई पावर्ड मनी। इसी को हम कहते हैं मॉनेटरी बेस या बेस मनी, ठीक है। तो बैंक मनी और हाई पावर्ड मनी में ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अब देखते हैं कि कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो मनी सप्लाई कैसे करती हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो कि 100 रुपये आए कॉमर्शियल बैंक्स के पास, ठीक है। अब 100 रुपये है, उसका कुछ उन्हें किस में रखना पड़ेगा, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। ये किसके पास जाएगा, ये कुछ 1% है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सपोज यहाँ पे है 10%, तो जो 100 आए हैं उसका 10% यानी 10 रुपीज उनको किसके पास डिपॉजिट करने पड़ेंगे, आरबीआई के पास। आरबीआई क्यों करती है ऐसा, ताकि डिपॉजिटर्स हैं उनके इंटरेस्ट को बचाया जा सके, ठीक है। डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट के लिए वो रखती है। अब क्या हुआ, कितने रुपए बच गए, 90, तो ये 90 हैं ये वापस जा सकते हैं किसमें, लोन्स की फॉर्म में, लोन से वापस वो डिपॉजिटर्स की फॉर्म में वापस आएंगे, तो वापस आई 90। अब 90 का फिर से 10% यानी कि 9 रुपीज हैं वो CRR कैश रिजर्व रेशियो की फॉर्म में आरबीआई के पास जाएंगी। तो ऐसे कम होता जाएगा और धीरे धीरे ऐसे ऐसे मनी सप्लाई इंक्रीज होती जाएगी। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि कितना क्रेडिट मल्टीप्लायर, यानी कि जो प्राइमरी डिपॉजिट्स आ रही हैं उनकी वजह से कितने टाइम, कितने मल्टीपल टाइम तक मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जा सकता है। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, जो CRR है उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 1/10 उसका आंसर आ जाएगा हमारे केस में, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स कितनी क्रिएट होंगी, 1/CRR, यानी कि आपका जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है उसको स्टार्टिंग में जो कैश रिजर्व्स आपके आए थे उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है कि सेंट्रल बैंक है वो करती क्या है। हमें इतना पता होता है कि सेंट्रल बैंक है वो मनी प्रिंट करती है और सर्कुलेट करती है, क्योंकि वो रुपीज तो वो नोट्स तो हम देखते हैं। उसके अलावा क्या क्या फंक्शंस हैं देखो, सबसे पहले करेंसी रेगुलेटर या बैंक ऑफ इश्यू, यानी कि वो करेंसी को इश्यू करती है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट को एडवाइस करनी है मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग, तो वो काम किसका है, सेंट्रल बैंक, यानी कि आरबीआई की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद में कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, कैश रिजर्व्स जो कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट कर रहे हैं उनका कस्टोडियन या फिर उनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, आरबीआई का। कस्टोडियन ऑफ इंटरनेशनल करेंसी, जितने भी इंटरनेशनल करेंसीज है, चाहे वो डॉलर हो, पाउंड स्टेरलिंग हो, जितनी भी करेंसीज है उनका कस्टोडियन या फिर प्रोटेक्टर कौन है, आरबीआई, क्योंकि आरबीआई के पास ही वो फॉरेन करेंसी रहती है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, जब कॉमर्शियल बैंक्स को भी जरूरत रहती है पैसों की, इनकेस उनको मार्केट से नहीं मिलता है तो वो अमाउंट क्रेडिट करने का या फिर लोन देने का काम किसका रहेगा, आरबीआई। लास्ट रिजोर्ट, यानी कि लास्ट में आरबीआई आपको लोन देगा। क्लियरिंग हाउस फॉर ट्रांसपेरेंट सेटलमेंट, जैसे हम फोन पे और गूगल पे से जितने भी पेमेंट करते हैं उनके बीच में जो सेटल करने का या ट्रांसफर करने का काम है उसको क्लियर करने का काम भी किसका है, आरबीआई का। और वो आरबीआई करती है एनपीसीआई के थ्रू, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट यानी कि मनी, मनी सप्लाई कितनी रहनी चाहिए, कब कम करनी है, कब इंक्रीज करनी है, कैसे करनी है, वो भी काम किसका है, आरबीआई का, जो कि क्रूशियल काम है मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन को और इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और प्रोटेक्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, यानी कि जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो भी तो सेफ रहनी चाहिए। इनकेस कोई बैंक फेलियर होता है तो आरबीआई हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। जैसे अभी की बात करें तो 5 लाख रुपीज तक के जो आप डिपॉजिट करवाते हो किसी एक बैंक में, तो 5 लाख तक के रुपीज हैं वो आपके इंश्योर्ड रहते हैं। उसके बाद में आपको हो सकता है कि बैंक फेलियर के केस में आपको पैसे ना मिले, लेकिन 5 लाख तक के है उनको तो आरबीआई इंश्योर कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो कॉमर्शियल बैंक कौन सी हो गई, ये हमारी पंजाब नेशनल बैंक,
SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक का काम क्या है, एपेक्स यानी कि ये हाईएस्ट बॉडी है, ठीक, यानी सबसे हाईएस्ट या बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने का काम किसका है, सेंट्रल बैंक का। तो ये कंट्रोल भी करती है, रेगुलेट भी करती है और एंटायर बैंकिंग सिस्टम में उसको ऑपरेट करती है। जबकि ये क्या करती है, इसने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए जनरल पब्लिक से और लोन के फॉर्म में वो मनी एडवांस कर दी, ठीक है। अब इनको गवर्नमेंट है वो ही ओन करेगी, ये तो है नहीं कि कोई प्राइवेट सेक्टर आके कह दे कि RBI को हम परचेज करना चाहते हैं, जबकि इनको जो ओनरशिप है उसकी प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के पास रहती है, ठीक है। इनका काम क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने का, जबकि कमर्शियल बैंक्स का क्या टारगेट है, प्रॉफिट को अर्न करने का। सोल मोनोपोली टू इश्यू करेंसी, कोई भी कमर्शियल बैंक है वो करेंसी इश्यू नहीं कर सकती है, जबकि सेंट्रल बैंक कर सकती है, कोई पावर नहीं है कमर्शियल बैंक के पास। डजंट डील डायरेक्टली विद पब्लिक, आप जैसे डायरेक्टली इंडिविजुअल्स हैं वो कभी भी RBI में अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, ओनली गवर्नमेंट्स हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है, वो ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे ये डायरेक्टली डील करते हैं पब्लिक के साथ, ठीक है। नंबर ऑफ बैंक्स, यहाँ पे ओनली एक ही बैंक है RBI और यहाँ पे बहुत सारी बैंक्स हो सकती हैं। एग्जाम्पल ले लिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और SBI, PNB, ठीक है। ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ लेने हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट कंट्रोल, यानी कि मनी सप्लाई है, उसको हमने कह तो दिया कि मनी सप्लाई का काम किसका है, RBI का, लेकिन RBI करती कैसे है, वो कब मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है और कब डिक्रीज करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी होती है, सबसे पहले तो ये है, जो भी पॉलिसी डिसीजंस RBI ले रही है, जो भी पॉलिसी डिसीजंस RBI ले रही है उन सभी को हम क्या कह रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। अब उसके दो टाइप के टूल, क्वांटिटेटिव टूल और क्वालिटेटिव। देखो क्वांटिटेटिव में क्या होता है कि कोई फिक्स रेट है, जैसे कोई एक रेट है 4%, अब उसको RBI या तो 5% करेगी या 6% करेगी, यानी 3% करेगी, कोई भी केस हो सकता है, यानी कि रेट को चेंज किया जा सकता है। क्वांटिटेटिवली हम देख सकते हैं कि 4 से 5 जा रही है, 5 से 6 जा रही है, 6 से 3 आ रही है। लेकिन क्वालिटेटिव टर्म है, उसमें हम डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकते कि कितने परसेंटेज कुछ इंक्रीज किया है, कितने परसेंटेज कुछ डिक्रीज किया है, ठीक है, या फिर उसका इम्पैक्ट कितना आने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छे से याद करने हैं आपको, क्वांटिटेटिव में याद रख लेना, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, रिजर्व रेशियो या फिर रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन और रिवर्स रेपो रेट। ये 6 के 6 जिनके लास्ट में कहीं ना कहीं रेट लिखा हुआ है प्लस ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे किसके हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स के। और क्वालिटेटिव में क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट और मोरल सुएशन। अब एक एक को हम देखते हैं कि ये क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो पे, ठीक है। जैसे कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास 1000 रुपीज आए, उस पे RBI कह देगी कि 10% आपको डिपॉजिट करने हैं हमारे पास, यानी कि वो रेट जो RBI जो भी नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज हैं उन पे इम्पोज करती है, रेट इम्पोज्ड बाय RBI ऑन कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। ये हो गई हमारी कैश रिजर्व रेशियो। अब जो कैश रिजर्व रेशियो RBI के पास रहता है उस पर कोई इंटरेस्ट क्या कमर्शियल बैंक्स को मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकंड है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई लोन ले रही है कमर्शियल बैंक, लॉन्ग टर्म के लिए कोई लोन ले रही है उस पर बैंक रेट इम्पोज की जाती है। फिर है हमारी रेपो रेट। देखो कमर्शियल बैंक है, उसको लोन की जरूरत है, वो लोन ले रही है RBI से, ठीक है। अब RBI से लोन ले रही है तो RBI कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो जो कमर्शियल बैंक्स लोन लेती हैं उस पे RBI जो इंटरेस्ट रेट इम्पोज करती है वही हमारी क्या है, रेपो रेट। और ठीक इसका ऑपोजिट है रिवर्स रेपो रेट। इसका रिवर्स क्या हो सकता है कि कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास एक्सेस डिपॉजिट है, यानी कि उनके पास डिपॉजिट्स इतनी है कि जनरल पब्लिक से तो डिपॉजिट्स आ रही हैं लेकिन लोन लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, जैसा किस टाइम हुआ था, कोविड-19 के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि लोन लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, बिजनेसेस सारे क्या थे, शटडाउन थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक्सेस डिपॉजिट्स है उनको कमर्शियल बैंक्स पार्क कर रही हैं किसके पास, RBI के पास।
अब आरबीआई के पास पार्क कर रही है तो आरबीआई उनको कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट पे करेगी। वो इंटरेस्ट रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। फिर है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है कि सीआरआर के अलावा कुछ एक रेट और इम्पोज की जा सकती है, 10%, 12%, जितनी भी हो। वो क्या है? ये तो आरबीआई के पास डिपॉजिट करना कंपलसरी है। ये क्या है कि बैंक्स खुद के अपने पास रखती हैं, क्योंकि इन केस अगर कोई सडन डिमांड आती है डिपॉजिटर्स की तरफ से तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। सीआरआर किसके पास? कंपलसरीली किसके पास? आरबीआई के पास। और एसएलआर है वो आरबीआई के पास भी रह सकती है और कमर्शियल बैंक उसके पास भी रह सकती है, ठीक है। सीआरआर है वो ओनली मनी की फॉर्म में ही रखा जा सकता है, जबकि जो एसएलआर है उसको मनी प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो मैंने बताई थी, एक बॉन्ड टाइप का या एफडी टाइप का डॉक्यूमेंट होता है जिसपे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। जैसे एफडी पे मिलता है वैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे मिलता है, ठीक है। तो एसएलआर है वो मनी प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में रखा जा सकता है। अब हमारा क्या रहा? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? देखो ऐसा कोई एक डॉक्यूमेंट है, उसको नाम हमने क्या दे दिया? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सेम आपको जो एफडी के जैसा डॉक्यूमेंट मिलता है उसी के जैसा डॉक्यूमेंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जैसे यहाँ पे आरबीआई के पास है, आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाई करती है या फिर सेल करती है। जैसे जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई बाई कर रही है तो ये डॉक्यूमेंट किसके पास गया? गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसके पास गई? आरबीआई के पास। तो आरबीआई क्या देगी? जैसे ये अगर 100 रुपए की है तो उस पर 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 110 रुपये जनरल पब्लिक को दे देगी, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाई कर रही है। सेकंड केस में क्या हो सकता है? ये रही हमारे पास फिर से गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, आरबीआई के पास है। आरबीआई क्या कर रही है? इसको सेल कर रही है। अगर ये सेल करेगी तो जनरल पब्लिक से वापस पैसे किसके पास जाएंगे? रूपी फ्लो हो रही है कहां से कहां पे? जनरल पब्लिक से आरबीआई के पास। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको बाई करना और सेल करना ही हमारा क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। अब उसके बाद में हम देखते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे अगर किसी को लोन लेना है, ठीक है, तो वो इन रिटर्न क्या करेगा? कोई ना कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, कोई प्रॉपर्टी देगा। तो सपोज कि किसी को लोन चाहिए 100 रुपीज का, तो बैंक्स क्या करती हैं कि अगर वो 150 रुपीज तक का कोई प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट अगर सबमिट कर रही है तो कॉमर्शियल बैंक्स क्या करेंगी कि ओनली 100 रुपीज है उसी का लोन इश्यू करेंगे। उसका रीजन क्या है कि इन केस आपकी जो 100 रुपीज की प्रॉपर्टी है वो आपकी रह जाती है 50 रुपीज की ही, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक्स कहाँ से रिकवर करेंगे? आप तो हो सकता है कि डिफॉल्ट कर जाओ। तो कॉमर्शियल बैंक्स क्या करती हैं? एक मार्जिन रिक्वायरमेंट यानी कि 50 रुपीज का मार्जिन रखती हैं, यानी कि जितनी सिक्योरिटी है उससे कम अमाउंट का लोन आपको देंगे, ठीक है। फिर है मोरल सुएशन, यानी कि आरबीआई गवर्नर है वो कहीं पे जाता रहता है लोगों को अवेयर करने के लिए, कमर्शियल बैंक्स को बताने के लिए कि इस टाइम इकोनॉमी में ये सिचुएशन है तो आपको अभी मनी सप्लाई इंक्रीज कर देनी चाहिए। अगर लोगों के पास मनी सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो वहाँ से परसुएड करेगी आरबीआई, ठीक है। कोई पेनलाइज नहीं कर सकती, कहेगी कि इस टाइम पे आप अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो मनी सप्लाई थोड़ी कम कर दो इकोनॉमी में, ठीक है। और उसके बाद में है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि आरबीआई कह देती है कि कुछ सेक्टर ऐसे हैं जैसे एससी एसटी है या फिर रूरल डेवलपमेंट है कि इन सेक्टर्स को अभी आपको क्या है कि मनी सप्लाई इंक्रीज करने की जरूरत है। तो जो रेशनिंग कर देते हैं क्रेडिट, आपको 10% है वो एससी एसटी को ही देना है, 20% आपके लोन आ रहे हैं, टोटल लोन आ रहे हैं उसके 20% लोन है वो आपको रूरल सेक्टर में ही देने हैं। तो ये सारी की सारी हमारी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स हैं। अब इनकी हेल्प से हमें क्या देखना है कि कब आरबीआई मनी सप्लाई इंक्रीज कर सकती है और कब डिक्रीज कर सकती है और कैसे कर सकती है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, देखो कि हम बात कर रहे हैं रेपो रेट की, ठीक। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट है कॉमर्शियल बैंक्स को क्या चाहिए? लोन चाहिए। कहाँ से?
आरबीआई से, तो आरबीआई फ्री में तो देगी नहीं, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ठीक है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी क्या है, रेपो रेट है। ठीक है, सपोज अभी रेपो रेट है 4%। अगर क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं, आरबीआई या तो 5% कर सकती है इसको, या फिर 3%, यानी कि या तो इंक्रीज कर सकती है या फिर डिक्रीज कर सकती है। अगर रेपो रेट इंक्रीज होती है तो पहले लोन ले रहे थे उस पर 4 रुपए ही या 4% ही उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था, अब 5% करना पड़ रहा है, यानी कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। ठीक है जी, पहला इम्पैक्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हुई, तो उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज होगी तो आरबीआई से कमर्शियल बैंक्स हैं वो भैया लोन लेंगी कम। अगर वो लोन कम लेंगी तो क्या होगा, तो लोन कम लेंगी तो वो आगे लोन कंपनीज हैं उनको भी कम देंगी, यानी कि जनरल पब्लिक है उसको लोन कम मिलेगा। कम मिलेगा यानी कि मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या हो गई, कम हो गई। तो मनी सप्लाई को अगर कम करना हो तो आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट को इंक्रीज करेगी। पहला कंक्लूजन हमारा, ठीक है। क्या कंक्लूजन निकल के आया यहाँ पे, कि अगर मनी सप्लाई को अगर क्या करना है, आरबीआई को डिक्रीज करना है तो वो क्या करेगी, रेपो रेट को इंक्रीज करेगी। ठीक है, सेकंड केस क्या है हमारा, कि आरबीआई डिक्रीज भी कर सकती है। डिक्रीज करती है तो क्या होगी, पहले 4 रुपए लग रहे थे अब 3 रुपए लग रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन लेंगी, अगर ज़्यादा लोन ले रही हैं तो वो जनरल पब्लिक को भी लोन ज़्यादा दे रही है, तो मनी सप्लाई क्या हो रही है, मनी सप्लाई हो रही है हमारी इंक्रीज। लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं यानी कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। दोनों के केस में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, रेपो रेट को अगर इंक्रीज किया तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, और अगर रेपो रेट को डिक्रीज किया तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। दोनों के बीच में क्या है, रिवर्स रिलेशनशिप है। सेमी रिलेशनशिप किसके बीच में है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के लिए सेम आएगी, बैंक रेट के लिए सेम कंक्लूजन आएगा, और रिवर्स रेपो रेट है उसके लिए भी, रिवर्स रेपो रेट है उसके लिए भी सेम कंक्लूजन आएगा। यानी कि अगर इनको इंक्रीज किया जाता है तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, अगर इनको डिक्रीज किया जाता है तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम जो हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन है उसकी हेल्प से एक बार फिर से देख लेते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, सेल कर रहे हैं या फिर आरबीआई हमारी सेल कर रही है या फिर बाई कर रही है किसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। क्या क्या ऑप्शन है देखो फिर से, या तो आरबीआई सेल कर सकती है, ठीक है। सेल के केस में क्या होगा कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो आरबीआई से कहाँ गई, आरबीआई से आई जनरल पब्लिक के पास। ठीक है, जनरल पब्लिक के पास आई, ये 100 रुपीज़ अगर इसकी प्राइस है तो जनरल पब्लिक क्या करेगी, 100 रुपीज़ आरबीआई को दे रही है, यानी जनरल पब्लिक से मनी कहाँ फ्लो हो रही है, आरबीआई के पास। तो मनी सप्लाई क्या हो गई, मनी सप्लाई हो गई अपनी डिक्रीज। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है कि आरबीआई सेल करने की बजाय उसको क्या करे, आरबीआई उसको बाई करे, यानी कि ये हमारी आरबीआई बाई कर रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, यानी कि वो डॉक्यूमेंट है 100 रुपीज़ का, उसको परचेज कर रही है। परचेज कर रही है तो आरबीआई पे करेगी 100 रुपीज़ जनरल पब्लिक को, प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करेगी। तो जनरल पब्लिक के पास क्या हो रही है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको याद रखना है, ठीक है, कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में अगर सेल करती है तो मनी सप्लाई हमारी डिक्रीज होगी, और अगर बाई करती है तो मनी सप्लाई हमारी इंक्रीज होगी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आराम से आप सोल्व कर सकते हो। फिर है हमारा क्वालिटेटिव के जो टूल्स हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक, अब मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या है देखो, आरबीआई कह रही है कि अगर आप 150 की प्रॉपर्टी है उस पर अगर 100 रुपीज़ का लोन दे रहे हो तो आप या तो 120 का लोन दे दो, या फिर 100 की जगह आप
80 का दे दो, यानी कि दो ही पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, या तो 100 से ज़्यादा का दो या फिर 100 से कम का दो। अगर 100 से ज़्यादा का दिया तो क्या हुआ, यानी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज होगी, पहले 50 की थी अब डिक्रीज होके 30 की रही है। मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज हुई है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। मार्जिन रिक्वायरमेंट डिक्रीज हुई तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई, क्योंकि पहले 100 रुपीज जा रहे थे अब 120 जा रहे हैं, ठीक है। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज किया जाता है कि आप 50 की जगह मार्जिन रिक्वायरमेंट रखो भैया 70 रुपीज रखो, ठीक है। तो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज हुई तो 80 रुपीज का लोन जा रहा है, यानी कि मनी सप्लाई हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज, ठीक है। ये हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट के केस में, ठीक है। उसके बाद में हमारा क्या रहा, मोरल सुएशन, ठीक है। मोरल सुएशन तो अगर क्राइसिस का टाइम है तो आरबीआई कहेगी मनी सप्लाई इंक्रीज करो, अगर इन्फ्लेशन है तो आप डिक्रीज कर दो मनी सप्लाई, ठीक। उसके बाद में हमारा क्या रहा, मार्जिन रिक्वायरमेंट, देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, मोरल सुएशन हो गया, सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट, एसएलआर, ओएमओ, रिवर्स रेपो रेट, देखो इन सब का तो सेम है, इन सब का तो है, इन सब का कंक्लूजन क्या है हमारा, सेम है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में बाई और सेलिंग का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मार्जिन रिक्वायरमेंट कम करने से, ज़्यादा करने से क्या होगा वो ध्यान रखना है। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर है उसमें मनी सप्लाई कम जा रही है तो आरबीआई क्या कहेगी कि इस सेक्टर को आप ज़्यादा दे दो, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ क्वालिटेटिव टूल्स और ये हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनकेस आपको कहीं पे कोई डिफिकल्टी होती है तो आप चैट बॉक्स में आराम से लिख सकते हो, उसका आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली, हैव ए ग्रेट डे।